भारत अफगान दोस्ती से तिलमिलाया पाकिस्तान। मध्यस्थों के बीच उठे सवाल, पाकिस्तान परेशान। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कूटनीतिक घटनाक्रम की जो न सिर्फ अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को फिर से दिशा देने वाला है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और रणनीतिक स्थिति को प्रभावित भी करने वाला है। कतर के अमीर शेख द्वारा अफगानिस्तान के लिए नए राजदूत की नियुक्ति, भारत का काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी का दर्जा देना, अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा और अफगानिस्तान की पाकिस्तान को दी गई सख्त प्रतिक्रिया, ये सभी घटनाएं इस क्षेत्र में एक नई कूटनीतिक कहानी बुनती दिख रही हैं। ये बदलाव सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस्लामी जियोपॉलिटिक्स के एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन सकता है। आइए इन सभी घटनाओं को क्रमवार और विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कतर के फैसले से। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मिर्दिफ अली अल काशूती को अफगानिस्तान में कतर का नया राजदूत नियुक्त किया है। ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है। कतर लंबे समय से अफगान मामलों में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। दोहा समझौते की मेजबानी से लेकर तालिबान और अमेरिका के बीच, जी हां, तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता तक कतर ने अफगानिस्तान को वैश्विक कूटनीति के एक केंद्र में बनाए रखा है। अब कतर के नए राजदूत की नियुक्ति इस बात का संकेत हो सकती है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को और अधिक औपचारिक और सक्रिय बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। जी हाँ, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत की ओर से आई है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक दूतावास का दर्जा देने का फैसला किया है। ये वही काबुल है जहां साल 2021 में जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी, तब भारत ने अपने सभी राजनियोजकों को वहां से वापस बुला लिया था और एम्बेसी को बंद कर दिया था। उस समय ये निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया था, लेकिन ये कदम भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक ठहराव की तरह भी देखा गया था। हालांकि जून साल 2022 में भारत ने एक तकनीकी टीम को काबुल भेजा और वहां सीमित स्तर पर काम शुरू किया। अब दोबारा से एम्बेसी को सक्रिय करना ये बताता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे एक व्यापक कूटनीतिक रिश्ते की शक्ल देना भी चाहता है। बिल्कुल। और अब इस फैसले का एक और बड़ा कारण हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत है। जी हां, अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात के बाद यह साफ हो गया था कि दोनों देश रिश्तों को एक नई दिशा में लाना चाहते हैं। ये यात्रा न सिर्फ प्रतीकात्मक थी, बल्कि इसमें कई अहम फैसले लिए गए। उन्हीं में से एक निर्णय था भारत की एम्बेसी को बहाल करना। भारत के इस कदम को अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और वहां के लोगों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। जी हाँ, लेकिन जहां भारत और अफगानिस्तान अपने संबंधों को नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आशंकित नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वो क्षेत्रीय तनाव को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने इन आरोपों को बहुत ही सख्त लहजे में खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के इन दावों को बेबुनियाद, तर्कहीन और अस्वीकार्य कहा है। उनका साफ कहना है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और वो अपनी विदेश नीति को किसी तीसरे देश के दबाव में आकर नहीं चलाएगा। बिल्कुल। अफगान रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की नीति कभी भी किसी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की नहीं रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा,
कि भारत के साथ संबंध अफगानिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है और उन्हें किसी भी बाहरी प्रभाव के तहत कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इस बयान से यह भी साफ होता है कि अफगानिस्तान अब खुद को किसी एक देश के प्रभाव में रखकर दूसरे के साथ अपने संबंध को और नियंत्रित नहीं करेगा। विशेषकर भारत के साथ संबंधों को लेकर उसका रुख अब अधिक खुला और स्पष्ट नजर आ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान को एक और संकेत मिला है और वो है अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्तों को लेकर। अफगान रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों और व्यापारिक सहयोग के आधार पर रिश्ते रखना चाहता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि दोनों देश पड़ोसी हैं और उनके बीच तनाव किसी के हित में नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि इन रिश्तों की बुनियाद आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों पर होनी चाहिए, ना कि किसी दबाव, आरोप प्रत्यारोप या दखल पर। बिल्कुल, और इन सब के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है और वो है तुर्की में होने वाली आगामी बैठक। जी हां, अफगानिस्तान ने कहा है कि ये बैठक दोहा समझौते के कार्यान्वयन और निगरानी पर केंद्रित होगी। अब जब पाकिस्तान पर इस समझौते के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान इस समझौते का पालन नहीं करता तो इससे क्षेत्र में नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वहीं अफगानिस्तान ने तुर्की और कतर जैसे मध्यस्थ देशों से भी अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि इस समझौते का पूरी तरह से पालन हो। इससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान अब अपनी भूमिका को सिर्फ एक पीड़ित देश के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वो एक सक्रिय, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। और भारत के साथ उसके बढ़ते संबंध इस बात का संकेत हैं कि वो अपने भविष्य की विदेश नीति में भारत को एक अहम भागीदार के रूप में देख रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान, भारत, कतर और पाकिस्तान के बीच चल रही ये कूटनीतिक हलचलें आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकती है। भारत की काबुल में वापसी, अफगानिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति की घोषणा, पाकिस्तान को दी गई सख्त प्रतिक्रिया और तुर्की में होने वाली बैठक, ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बदलाव की हवा बह रही है। जी हाँ, अब हमारी नजर इन तमाम घटनाओं पर बनी रहेगी और आने वाले समय में हम आपको इन बदलावों के और भी पहलुओं से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए तहकीकात, हर खबर की तह तक।